जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ये शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट एकदम बहुत फेवरेट है आप लोगों का। और उस सब्जेक्ट का नाम है बाल विकास। जैसे आप उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कभी कभी उसे मनोविज्ञान भी कहा जाता है, कभी कभी बाल विकास का भी कहा जाता है, कभी कभी शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। तो हम इन सबको पूरे बेहतरीन से क्रम वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये पहली क्लास होगी और आप लोग ये बताएंगे कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे होती है। मतलब आज हम पहली ही क्लास में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है, कौन कौन से लोग इसमें भाग लेते हैं, उनके द्वारा क्या क्या किताबें लिखी गई, उन्होंने क्या कहा था, एकदम बेहतरीन ढंग से समझेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो हम आज समझेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे, मनोविज्ञान पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति की। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, कि क्या क्या किस चरण में क्या शुरू होता है, फिर किस चरण में कौन दार्शनिक आते हैं, कौन क्या कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में एकदम क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति में सबसे पहले बात शुरू होती है सुकरात से। सुकरात एक दार्शनिक होते हैं, वो मनोविज्ञान की शुरुआत करते हैं, एक तरीके से माना जाता है। सुकरात से आइए शुरू करते हैं। सुकरात से फिर चलेंगे प्लेटो की तरफ, फिर प्लेटो के बाद अरस्तु पे चलेंगे, ऐसे करके चलते रहेंगे। देखिए, बात करेंगे सुकरात की। अब बात आती है कि सुकरात की ये कब से थे, तो ये ईस्वी से लेके लगभग 5वीं सदी तक ये रहे। तो 5वीं सदी तक, ठीक है। अब अगर ये थे तो इन्होंने क्या किया था, क्योंकि देखिए ये समय नहीं पूछा जाएगा आपसे, जो पूछा जाएगा उस बात को। सुकरात ने पहली बार कहा था कि मनुष्य को अपने आय के बारे में सोचना चाहिए। सुकरात ने सबसे पहले ये कहा था कि जो मनुष्य है, मनुष्य को अपनी आय के बारे में सोचना चाहिए। आय के बारे में सोचना चाहिए, ये बात किसने कही थी, सुकरात ने कही थी। अब अगर इन्होंने ये बात कही, इससे मतलब क्या, तब देखिए सुकरात के एक शिष्य होते हैं। अब वो शिष्य का नाम क्या होता है, प्लेटो। तो सुकरात के एक शिष्य होते हैं, इनका क्रम याद रखेंगे, किसके बाद कौन आता है। इनके एक शिष्य होते हैं जिनका नाम है प्लेटो। ठीक है, सुकरात के शिष्य होते हैं प्लेटो। तो प्लेटो कब से कब रहते हैं, तो ईस्वी से लेके 4 से 5वीं सदी के बीच में रहते रहे, क्योंकि अगर इनके शिष्य हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं के आगे पीछे इनका समय होगा। तो जो ये प्लेटो हैं, ये एक यूनानी दार्शनिक थे। तो ये बात याद रखनी है कि प्लेटो क्या थे, यूनानी दार्शनिक थे। अब कहेंगे सर जी दार्शनिक क्या होता है, तो दार्शनिक का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ साधु महात्मा नहीं होते हैं कि हमें दर्शन वाली चीज़ें बताते हैं कि अगर आप ये करते हैं तो इस मार्ग से भगवान की प्राप्ति होगी, आप अच्छे काम करते हैं तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, इस तरीके की बातें जो बताने वाला काम करते थे वो प्लेटो करते थे। तो ये प्लेटो एक दार्शनिक थे, कहाँ के, यूनान के। तो ये बात याद रखेंगे कि जो प्लेटो हैं वो यूनान के एक दार्शनिक थे, ये बात आप याद रखेंगे। अब प्लेटो ने कहा कि जो मनुष्य का शरीर है, वो मनुष्य का शरीर और प्रकृति और ईश्वर आपस में इस तरीके से बंधे हुए हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। दार्शनिक बातें इन्होंने बताई। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य और फिर प्रकृति, और उसके बाद बताया कि ईश्वर। देखिए, जो मनुष्य है, प्रकृति है और ईश्वर, इन्होंने कहा कि ये आपस में इस तरीके से बंधे हुए हैं एक दूसरे से कि इनको अलग करना मुश्किल है। इन्होंने, किसने कहा, प्लेटो ने कहा। प्लेटो के अनुसार मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर आपस में इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि इनको अलग करना बहुत मुश्किल है, मतलब अलग नहीं किया जा सकता है। इन्होंने प्रकृति में एक बात कही कि जो ये प्रकृति है, इसी प्रकृति ने मनुष्य के शरीर का निर्माण किया है। अब इन्होंने ही बताया कि जो मनुष्य का शरीर है वो 5 तत्व से मिलके
बना हुआ है। अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से 5 तत्व हैं। आपने एक चौपाई सुनी होगी रामचरितमानस में कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ऐसे करके एक लाइन है, शायद थोड़ा बहुत मैं इधर उधर हो रहा हूँ। तो लाइन यही है, कहने का मतलब है कि हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, जिसमें क्षित का अभी बता देता हूँ कौन कौन सा है। देखिए क्षिति है एक, क्षिति जल पावक गगन समीर। अब समझेंगे, क्षित का मतलब होता है पृथ्वी, और जल का मतलब आप समझ रहे हैं, पावक का मतलब होता है अग्नि, और गगन का मतलब होता है आकाश, और जो समीर होता है, समीर का मतलब वायु। ठीक है, ये 5 तत्व हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि कौन कौन से तत्वों से निर्माण हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब इन्होंने ये चीज़ बताई कि जो प्रकृति है मनुष्य के शरीर को 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो इन्होंने कहा कि जो मनुष्य है इसमें आत्मा पाई जाती है। प्लेटो ने ही बताया मनुष्य में क्या पाई जाती है, आत्मा। अब यहीं से देखिए आत्मा का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, इस बात को समझेंगे। आत्मा का कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया, प्लेटो ने शुरू किया। इन्होंने कहा कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और आत्मा अजर अमर होती है। अभी पूरी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब जब मनुष्य प्रकृति और ईश्वर एक दूसरे से आपस में इस तरीके से बधे हुए हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात कभी भी वो अलग नहीं होंगे। और इन्होंने कहा कि प्रकृति में 5 तत्व हैं जिनसे मानव शरीर का निर्माण होता है, ये भी आप जान लिए। और इन्होंने ही बताया कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, और आत्मा कैसी होती है, अजर अमर। ये दार्शनिक है, क्योंकि दार्शनिक है तो दार्शनिक ही, साधु है तो साधु जैसी बातें करेंगे ना। अब मिक्खा सिंह तो हो ही नहीं जाएंगे, आके शुरू हो जाएंगे। अब देखिएगा, जो प्लेटो हैं, सबसे पहले प्लेटो ने ही ये कहा कि आत्मा ही परमात्मा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अब मैं, ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ दिखाई जगह। प्लेटो ने एक बात कही, प्लेटो ने जो बात कही उस बात को आप अंडरलाइन करेंगे और नोट बना के लिखेंगे। इन्होंने कहा कि आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। ये चीज़ किसने कही, प्लेटो ने कही। प्लेटो ने एक किताब लिखी और ये किताब पूछी गई थी। प्लेटो की एक किताब है और इस किताब को IMP बनाएंगे क्योंकि ये पूछी गई है, जिसे कहते हैं क्या, रिपब्लिक। किताब का नाम है रिपब्लिक, ठीक है। तो ये किताब है, किसके द्वारा लिखी गई, प्लेटो के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है रिपब्लिक। और प्लेटो ने ही कहा कि आत्मा ही क्या है, परमात्मा है, क्योंकि दार्शनिक है। अब समझेंगे थोड़े से चीज़ों को। और मैंने कहा सुकरात के बाद प्लेटो का आता है, तो प्लेटो के बाद तो कोई शिष्य रहा होगा, तो प्लेटो के बाद नंबर आता है किसका, अरस्तु का। नंबर किसका आता है, अरस्तु का। अब देखिए अरस्तु भाई इनके शिष्य हैं, तो ये दार्शनिक ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये। एक मिनट, चलिए हो गया था थोड़ा सा। देख, प्लेटो के बाद इनके शिष्य आते हैं अरिस्टोटल या फिर अरस्तु जिन्हें हम कहते हैं। अब इनका समय क्या होता है, तो इनका समय होता है 384 से लेकर 322 तक। इनका जो समय होता है अरस्तु का, वो होता है 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। तो अरस्तु का अगर समय अगर आपको जानना है तो कहाँ से, 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। चलिए ठीक है, ये भी बात समझ में आती है कि ठीक है। अब देखिएगा, इन्होंने बताया कि आत्मा परमात्मा है। इन्होंने बताया कि आत्मा क्या है, परमात्मा है। एक किताब भी इन्होंने लिखी रिपब्लिक नाम से। तो अब जो इनके शिष्य आएंगे वो क्या कहते हैं, देख समझिएगा। सबसे पहले इन्होंने आत्मा पे अध्ययन करना शुरू किया। अब समझेंगे, इन्होंने बताया कि आत्मा परमात्मा है लेकिन अध्ययन नहीं। लेकिन अरस्तु ने सबसे पहले आत्मा का अध्ययन करना शुरू किया। आत्मा का क्या किया, शुरू किया, अध्ययन। मतलब आत्मा क्या है, कैसी है, तो अध्ययन सबसे पहले किसने शुरू किया, अरस्तु ने। तो आपको ये बात क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किसने शुरू किया। तो अब याद कैसे करेंगे, देखिए अरस्तु में क्या आता है,
अ आता है, आत्मा में क्या आता है, तो इसका मतलब समझे अरस्तु आत्मा। अरस्तु आत्मा मतलब अरस्तु ने सबसे पहले आत्मा का अध्ययन शुरू किया। अब जब इन्होंने आत्मा का अध्ययन शुरू किया तो किस, क्या आत्मा नाम से ही कोई चीज़ नहीं, इन्होंने एक अलग शाखा बनाई जिसे हम जानते हैं दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। तो अरस्तु ने जो दर्शन शास्त्र शुरू किया, जिस दर्शन शास्त्र में इन्होंने बात करी थी आत्मा की, वो कौन सा शास्त्र है जिसमें इन्होंने आत्मा के अध्ययन शुरू किया, उसे हम बोलते हैं दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र में इन्होंने आत्मा का अध्ययन शुरू किया। तो ये आपको पता चल गया किस क्रम में चीज़ें बढ़ रही हैं। अब आत्मा के अध्ययन को प्राचीन मनोविज्ञान का माना जाता है। जो ये आत्मा का अध्ययन है इसी को क्या कहा जाता है, प्राचीन मनोविज्ञान। प्राचीन मनोविज्ञान किसे कहा जाता है, इसी आत्मा के अध्ययन को, आत्मा के अध्ययन को प्राचीन मनोविज्ञान कहा जाता है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, जब अरस्तु ने सबसे पहले आत्मा का अध्ययन शुरू किया और आत्मा के अध्ययन को ही प्राचीन मनोविज्ञान कहा जाता है। अगर प्राचीन मनोविज्ञान कहा जाता है तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहेंगे, तो किनको कहेंगे, क्योंकि इन्होंने तो अध्ययन शुरू किया, तो प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहेंगे, अरस्तु को कहेंगे। एक क्वेश्चन बना। अब देखिए, अब अगर प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को, तो अरस्तु को ही मनोविज्ञान का जनक कहेंगे, क्योंकि इसके पहले कभी मन का किसी ने अध्ययन किया नहीं, आत्मा का अध्ययन किसी ने किया नहीं। तो अरस्तु को प्राचीन मनोविज्ञान का क्या कहेंगे, जनक। और अगर इन्हें प्राचीन विज्ञान का जनक कह रहे हैं तो इनसे एक बात और कह सकते हैं कि जो हमारा मनोविज्ञान है, इन्हें मनोविज्ञान का जनक भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। तो अरस्तु को क्या कहेंगे, मनोविज्ञान का जनक। ये बात आपको एकदम क्लियर कट में समझ में आ गई होगी। एकदम क्लियर है, किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी क्रम में नहीं है, सब कुछ ओके। एक बार मैं रिवाइज करता हूँ चीज़ों को थोड़ा सा, जो मैंने बताया ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, आज वाली क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, कारण है बहुत ज़्यादा देंगे तो पचेगा नहीं। देखिए, मनोविज्ञान की उत्पत्ति पे बात करते हैं। मनोविज्ञान का मतलब अगर उसको दो भागों में तोड़ेंगे, मन का विज्ञान, इस तरीके से तोड़ेंगे। लेकिन पहले किस चीज़ का अध्ययन होता था, फिर बाद में किसका अध्ययन हुआ, फिर बाद में किसका, तो इन चीज़ों पे एक क्रम से चलेंगे, बाद में एकदम निष्कर्ष पहुँचेंगे कि मन का अध्ययन कब शुरू होता है। ठीक है, तो सुकरात होते हैं शुरुआत की 5वीं सदी तक। ये मनुष्य को अपनी आय के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। मतलब आदमी क्या करता है, कैसे खाता है, क्या पीता है, उस चीज़ से जो वो है उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, आपको उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद इनके एक शिष्य होते हैं प्लेटो, इनके बारे में आपको जानना है। क्या क्या जानना है, ये एक दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे, याद रखना है। प्लेटो क्या थे, यूनानी दार्शनिक थे। और ये मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर के बीच को बताया कि एक ऐसे इस तरह से बंधे हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया। और इन्होंने ही बताया प्रकृति में कि प्रकृति में ऐसे 5 तत्व हैं जिनसे हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है। और इन्होंने ही बताया कि इसी शरीर में आत्मा निवास करती है, और इन्होंने ही आत्मा के अध्ययन शुरू किया। ठीक है, अब समझेंगे। जो वो 5 तत्व थे, आपको ये भी पता है कि छित, जल, पावक, गगन, समीर। ठीक है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, अब दार्शनिक नहीं बनना हमें। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया। अब इन्होंने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, क्योंकि ये पहले ही बोल चुके थे कि इसी शरीर में आत्मा निवास करती है, तो आत्मा परमात्मा है, ये बात इन्होंने बताई। अब इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, रिपब्लिक। इस किताब को आप इम्पोर्टेंट लिखेंगे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताएंगे कि प्लेटो द्वारा किताब लिखी गई, उस किताब का नाम क्या था, उस किताब का नाम क्या था। तो क्या नाम था, रिपब्लिक। अब रिपब्लिक हो गई। दूसरी चीज़ और आगे, इन्हीं के एक शिष्य थे अरस्तु। ठीक है, जब इन्होंने कहा कि आत्मा परमात्मा है तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी, आत्मा परमात्मा, ऐसा करते हैं हम थोड़ा इस पर रिसर्च करना चाहते हैं। गुरुजी बोले ठीक है बेटा करो, क्या दिक्कत है। अब इन्होंने, अरस्तु ने सबसे पहले आत्मा का अध्ययन शुरू किया। जब आत्मा का अध्ययन शुरू किया तो उन्होंने एक शाखा बनाई जिसे हम फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी आत्मा के अध्ययन के कारण कहा गया कि ये प्राचीन मनोविज्ञान है। जिसके कारण अरस्तु को प्राचीन मनोविज्ञान का क्या कहा गया, जनक कहा गया।
इसका मतलब अगर प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा गया तो ये भी कहा जा सकता है मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल जानकारी थी कि कैसे मनोविज्ञान की उत्पत्ति, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो वाली क्लास में आपको बाद में पढ़ाऊँ। ठीक है, आज बस ऐसे ही था शुरुआती। ठीक है, फिर धीमे धीमे थोड़ा अभी एकाएक लोड दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा धीमे धीमे लोड देंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे आगे इसी के चरण में। ठीक है, तब तक के लिए हाँ, ज़्यादा अगर अच्छी लगी हो, वास्तव में बेहतरीन लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद।